जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 6 में प्रजनन शुरू किए थे और उसमें हम लोग अलैंगिक प्रजनन पढ़े थे। अलैंगिक प्रजनन में हम आपको बताए थे कि ऐसा जनन की वह विधि जिसमें केवल और केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, या फिर बताए थे कि ऐसे जनन जिसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। फिर उसका अलग अलग प्रकार देखे थे। उसमें आया था द्विखंडन, आया था बहुविभाजन, आया था, इसके बाद पुनर्जनन था, अपखंडन था, मुकुलन था। तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आज उन्हीं टाइप्स को क्या करना है, हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में एक जो जनक कोशिका होता है, एक पैतृक कोशिका होता है, वो विभाजित होता है और विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो जब प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग द्विखंडन या क्या करते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। तो देखिए इसमें जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिका पेरेंटल सेल विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का मतलब होता है डॉटर सेल कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं या द्विविभाजन कहते हैं, विभाजन कहते हैं। जैसे आपको लिखा चुके हैं वहां से देख सकते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है अमीबा में द्विविभाजन, अमीबा में द्विखंडन, उसको समझना है। ये अमीबा का डायग्राम है सिंपल। ये इसका न्यूक्लियस केंद्रक और इसमें एक रसधानी मान लेते हैं, ये रसधानी है। ये है कोशिका झिल्ली। अंदर वाला ये जो भाग होगा इसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। ये जो है इसको केंद्रक, और ये पूरा का पूरा जो कोशिका है वो अमीबा है, अमीबा कोशिका। और ये अमीबा कोशिका को जब जनन करना होता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने कोशिका का साइज बढ़ाता है। इस प्रकार से कोशिका जो है, कोशिका के आकार में वृद्धि होगा। इस प्रकार से, और कोशिका के आकार में वृद्धि के साथ साथ जो केंद्रक है उसके आकार में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। केंद्रक जो है वो अपना संख्या क्या करना चाहता है, द्विगुणन करता है, उसका केंद्रक का द्विगुणन होता है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कोशिका वृद्धि। इसके बाद अगर देखा जाए तो उसमें जैसे ही कोशिका का वृद्धि हो जाता है, अमीबा कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक हैं वो क्या हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से दो भागों में केंद्रक बढ़ गए, और केंद्रक को दो भागों में बंटने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक और काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद ये कोशिका द्रव जो है वो अंदर की ओर धंसते जाएगा, और एक समय ऐसा है कि ये दोनों सट जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों कोशिका टूट करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
तो उस प्रोसेस में जिसमें क्या होता है, ये दोनों अमीबा कोशिका टूट करके अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब आगे का प्रोसेस जो होगा वो साइटोकाइनेसिस होगा। साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनेसिस का मतलब विभाजन। और जैसे ही कोशिका विभाजन होता है, इस प्रकार से दो छोटे छोटे नए अमीबा कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये है नए अमीबा कोशिका। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक अमीबा कोशिका जो है या एक जनक कोशिका जो है वो विभाजित होकर के दो नए कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। और वो दो नए कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन जिसमें एक जनक कोशिका से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसे जनन को हम लोग द्विखंडन या क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो कौन है, अमीबा है। यह राजधानी भी समय बना सकते हैं इस प्रकार से। ये डायग्राम के साथ इसको क्या करना है, नोट करना है, छापना है। नेक्स्ट जो टाइप है इसको बोलते हैं बहुविभाजन। बहुविभाजन या मल्टीपल फिजन। बहुविभाजन में क्या होता है, एक जनक कोशिका जो है वो विभाजित होकर के अनेक डॉटर सेल का, अनेक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें द्विविभाजन में एक जनक कोशिका से दो का निर्माण होता है, उसको द्विविभाजन बोले। और जब एक जनक कोशिका विभाजित होकर के अनेक या दो से अधिक कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, तो ऐसे विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविभाजन बोलते हैं। इसमें लिख सकते हैं जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर अनेक या दो से अधिक मिल सकते हैं पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। और इसका एग्जाम्पल जो था वो कौन था, प्लाज्मोडियम था ये सब। तो इसके में देख सकते हैं बहुविभाजन। ये जो है ये प्लाज्मोडियम का एक डायग्राम है। प्लाज्मोडियम जो है ये उसका कोशिका झिल्ली, चारों ओर से प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। और इस आवरण जो सबसे बाहर में होता है इसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट या कैप्सूल या पुटी कहते हैं। ये एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसके नीचे ये जो है ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर वाला ये जो भाग है इसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे, कोशिका द्रव। और ये जो है इसको केंद्रक। और ये जो जीव का कोशिका है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया परजीवी होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोशिका की वृद्धि होती है। और कोशिका वृद्धि करने के बाद इस प्रकार से उसके अंदर कोशिका वृद्धि करने के बाद कोशिका के अंदर क्या होता है, ये आंतरिक कोशिका द्रव जो है उसका विभाजन होता है। और जब उसका विभाजन होगा उसमें केंद्रक कई भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। केंद्रक जो होता है उसको कई भागों में कई केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं आंतरिक कोशिका विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। आंतरिक कोशिका विभाजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक और आवरण में से बना देना है। आंतरिक कोशिका विभाजन और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद ये जो पेरेंटल कोशिका होता है प्लाज्मोडियम का, ये पेरेंटल कोशिका क्या करता है, ब्रेक करता है।
और इसके बस्ट होने के कारण, टूटने के कारण सभी जो कोशिकाएं जो इसके अंदर बने हुए थे वो बाहर क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। और इनके मुक्त होने से ये सब क्या हो जाते हैं, नए नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक जनक कोशिका जो है, एक जनक कोशिका वो विभाजित होकर के कई पुत्री कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ऐसे प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविभाजन बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं ये क्या है, नए प्लाज्मोडियम है। नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कब हुआ है, जब ये कोशिका जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये है आपका प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन। इसको भी क्या करना है, नोट करना है। थर्ड जो आता है वो होता है मुकुलन, बडिंग, मुकुलन। और मुकुलन जो होता है, इस प्रकार के प्रजनन में नए जीव का जो निर्माण होता है वो जनक कोशिकाओं से, जनक जो पेरेंटल बॉडी होते हैं उनसे क्या होता है, एक कलिका या प्रवर्त के निकलने से इसमें नए जीव का निर्माण होता है। तो जब नए जीव का निर्माण कलिका या प्रवर्त के निकलने से होता है तो ऐसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। समझते हैं डायग्राम से, पहले लिख लेते हैं इसको। पहले इस प्रकार के प्रजनन में, इस प्रकार के जनन में नए जीव का निर्माण, नए जीव का निर्माण जनक से, जनक से कलिका, कलिका या उसी को हम लोग प्रवर्त या उसी को क्या करते हैं, मुकुल निकलने के कारण होता है। इस कारण किस प्रकार के जनन में नए जीव का निर्माण जनक से कलिका, प्रवर्त या मुकुल के निकलने के कारण होता है। तो इसमें देख सकते हैं, पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा जो है वो इस प्रकार का जीव होता है, सिंपल। और ये इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, टेंटिकल्स लगे होते हैं। ये पेरेंटल हाइड्रा है, इसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स। और ये है हाइड्रा, जनक हाइड्रा, जनक हाइड्रा, पेरेंटल हाइड्रा। अब इसको जनन करना होता है तो इसके बॉडी से क्या होता है, इस प्रकार से प्रवर्त बाहर निकलता है। ये पेरेंटल हाइड्रा था और इसके बॉडी से इस प्रकार से क्या होता है, छोटा सा प्रवर्त बाहर की ओर निकलता है। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे मुकुल या कलिका या प्रवर्त बोलते हैं। और ये मुकुल क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। मुकुल इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, वो बड़ा होगा। और मुकुल जैसे ही बड़ा हो जाता है, इसको लिख सकते हैं परिपक्व मुकुल या परिपक्व कलिका। ये परिपक्व होने के बाद ये जो मुकुल है इस मेन बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, मेन बॉडी से अलग हो जाता है। इसमें लिख सकते हैं नए हाइड्रा। तो देखिए ये पेरेंटल हाइड्रा था, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, प्रवर्त निकला, जिसको हम लोग प्रवर्त कलिका या क्या कह सकते हैं, मुकुल कह सकते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ और परिपक्व होने के बाद ये जनक बॉडी से, जो जनक कोशिका था या जनक शरीर जो था उससे क्या हुआ, अलग हुआ है, नए हाइड्रा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस प्रकार के जनन में जब हम लोग कह सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें नए जीव का निर्माण जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, मुकुल निर्माण के द्वारा हो रहा है, मुकुल के द्वारा हो रहा है। जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इसको भी क्या करना है, नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं
ईस्ट में भी मुकुलन होता है, उसमें भी देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो ईस्ट में मुकुलन है। ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट जो होता है वो इस प्रकार का जीव होता है, यूनिसेलुलर। इसमें ये कोशिकाएं और ये न्यूक्लियस केंद्रक, इसमें को लिख सकते हैं ये ईस्ट कोशिका है। ईस्ट कोशिका, सबसे पहले ये ईस्ट कोशिका में क्या होता है, नए प्रवर्ध का निर्माण होता है, नए बड का निर्माण होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मुकुल है या बड है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे कोशिका द्रव अंदर की ओर सटते जाता है, और जब ये अंदर की ओर सटेगा तो कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन आता है, या तो ये जो नया मुकुल है ये इस मेन पेरेंट सेल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, या किसी किसी में ये क्या होता है, पेरेंट सेल के साथ ही अटैच रहता है। तो इसमें लिख सकते हैं दो तरह का कंडीशन। पहला तो होता है फ्री बर्ड, या इसमें लिख सकते हैं बर्ड पिंच्ड ऑफ। बर्ड जो होता है वो पिंच्ड ऑफ। बर्ड पिंच्ड ऑफ का मतलब है कि बर्ड जो है, जो मुकुल है वो मेन बॉडी से क्या जाता है, अलग हो जाता है इस प्रकार से, और दो नए नए ईस्ट का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। या दूसरा कंडीशन ये होता है कि पेरेंट्स जो ये सेल है इसी में क्या होते हैं, जो बर्ड है वो अलग नहीं होता है, और इसी में इस प्रकार से नए नए और क्या होते हैं, ईस्ट का निर्माण होते जाता है, मुकुल का निर्माण होते जाता है। वो अलग इस प्रकार से नहीं हो पाते हैं, और जब वो अलग नहीं होंगे तो वो पेरेंट के साथ ही क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से दूसरा कंडीशन होता है। तो ईस्ट में जो मुकुलन होता है उसमें या तो मुकुल जो है वो अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है, या दूसरा कंडीशन होता है कि वो जनक कोशिका के साथ ही क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और उसमें नए नए जीव का, नए नए मुकुल का क्या होता रहता है, निर्माण रहता है। जिसको लिख सकते हैं अटैच्ड बर्ड। अटैच का मतलब होता है जुड़ा हुआ, अटैच्ड बर्ड। तो ये है ईस्ट में मुकुलन। इसको भी क्या करना है, वहाँ पर इसको लिख करके नोट कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं रीजनरेशन। फोर्थ जो आता है वो है पूर्ण जनन, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, ये जो है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है, और इसमें एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं, अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित कर देते हैं पहले, और प्रत्येक खंड जो होता है वो विभाजित होने के बाद बढ़ करके विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। इसमें देख सकते हैं इस प्रकार के प्रजनन में, इस प्रकार के जनन में एक कोशिकीय जीव, ये ध्यान रखना है, एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित कर, कई खंडों में विभाजित कर देता है। इसके बाद विभाजित खंड विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। इसमें देख सकते हैं ये होता है प्लेनेरिया में। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला जीव है। इस प्रकार से ये प्लेनेरिया है।
अब ये पेरेंटल प्लेनेरिया है, इसको क्या करना होता है, जनन करना होता है। तो ये क्या करता है, अपने शरीर को कई खंडों में बांट देता है इस प्रकार से। इसका शरीर जो है पहले कई खंडों में क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद प्रत्येक खंड जो होते हैं वो इस प्रकार से एक नए जीव का निर्माण करते हैं, नए प्लेनेरिया का निर्माण कर पुनर्उद्भावन द्वारा। इसको बोल सकते हैं नए प्लेनेरिया। तो जनन की ऐसी विधि जिसमें जीव क्या कर रहा है, पहले अपने शरीर को कई खंडों में बांट रहा है, और उसके बाद प्रत्येक खंड जो है वो पुनर्उद्भवन द्वारा, पुनः निर्माण द्वारा एक नए जीव का क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए इसका भाग, ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग कटा है, तो नीचे वाला भाग का निर्माण होगा। इसमें दोनों भाग कटा है तो दोनों भाग का निर्माण होगा, और इसमें ऊपर वाला भाग कटा है तो इसमें ऊपर वाले भाग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से पुनर्भवन द्वारा नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। और ये किसमें होता है, ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आता है वो है अपखंडन। अपखंडन जो होता है इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और ये पुनर्जनन के समान होता है। फर्क क्या है कि ये किसमें होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। सिंपल एकदम जैसे पुनर्जनन देखिए वैसे ही इसमें होता है। इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार के जनन में बहुकोशिकीय जीव अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित करता है, तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल बताए थे स्पाइरोगाइरा। ये स्पाइरोगाइरा इस प्रकार से बहुकोशिकीय जीव होता है। इस प्रकार से ये सब के सब क्या है, कोशिका है। ये एक स्पाइरोगाइरा है। सबसे पहले स्पाइरोगाइरा क्या करता है, अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित करता है। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं इस प्रकार से। अब ये स्पाइरोगाइरा को जब जन्म करना होता है तो ये स्पाइरोगाइरा क्या करता है, अपने शरीर को पहले कई खंडों में विभाजित करेगा इस प्रकार से।
ये अपने शरीर को क्या करता है, किस प्रकार से कई खंडों में विभाजित करता है, और विभाजित होने के बाद इनमें से प्रत्येक खंड जो है वो पुनः से बड़ा होगा, और बड़ा होकर के इस प्रकार के नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इसको विखंडन, इधर अगर विभाजन लिख रहे तो इसको क्या लिखेंगे, पुनर्उद्भवन। इस प्रकार से जब एक बहुकोशिकीय जीव जो है वो अपने शरीर को कई खंडों में क्या करता है, विभाजित करता है, और विभाजित करने के बाद ये जो प्रत्येक खंड है वो विकसित होकर के इस प्रकार के नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अपखंडन कहते हैं। तो इसको भी क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद एक और है, नेक्स्ट जो आता है वह है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। और ये जो होता है वो कुछ जीव जैसे जीवाणु, शैवाल और कवक हैं, इनके अंदर क्या होता है, नए जीव का निर्माण बीजाणु द्वारा। बीजाणु जो होते हैं से कह सकते हैं कि सीड के जैसे होते हैं, बीज के जैसे होते हैं। वो क्या होते हैं, उनका निर्माण जो होता है वो बीजाणुधानी में होता है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त करता है, जब उनके जन्म का मौसम आता है, तो बीजाणुधानी जिसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु मौजूद होते हैं वो फट जाता है, और बीजाणु जो है वो बीज के भांति क्या होते हैं, आसपास बिखर जाते हैं। और फिर जैसे उनको पानी मिलता है, सनलाइट मिलता है, यद मिलता है, तो वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करके नए जीव का निर्माण करते हैं। इसमें लिख सकते हैं कुछ जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक एवं कवक में नए जीव का निर्माण बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, तो उसे बीजाणु जनन कहते हैं। तो उसे बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताए थे कवक जो होते हैं उनका शरीर जो होता है वो इस प्रकार के धागे नुमा रचनाओं से मिलकर के बना होता है। और ये धागे नुमा रचना जिनसे कवकों का शरीर मिल करके बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो माइसीलियम है ये माइसीलियम क्या करता है, इस प्रकार से आगे बढ़ करके और बीजाणुधानी का निर्माण करता है। इस प्रकार से इस प्रकार का थैलेनुमा रचना का निर्माण करेगा। इसको हम लोग ये जो संरचना बनाए इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में क्या होगा कि नए नए बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, अनेक बीजाणु बनते हैं। तो ये है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये बीजाणु हैं, ठीक है। बीजाणुधानी और बीजाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे बीज के समान होते हैं। इस बीजाणु का निर्माण कहाँ पर होगा, इस बीजाणुधानी में। और बीजाणुधानी जो होते हैं वो माइसीलियम के विकसित होने से क्या होते हैं, बनते हैं। इसी में ये जो है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर का मतलब होता है जिसके ऊपर ये बीजाणुधानी क्या है, मौजूद है। इसके बाद ये क्या होते हैं, आगे पुनः इस प्रकार से विकसित होते हैं। ये है माइसीलियम, इसके ऊपर बीजाणुधानी, और ये बीजाणुधानी जो है वो क्या होता है, फटता है। और जब ये बीजाणुधानी फटेगा तो इसके फटने से क्या होता है, बीजाणुधानी जो होते हैं वो बाहर मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से। और जब ये मुक्त होंगे, इनको पुनः से मुक्त होने के बाद, ये क्या है, बीजाणु है, बीजाणु। और बीजाणु क्या है, कैसे मुक्त हुआ, जब बीजाणुधानी जो है वो क्या हुआ, फटा। और बीजाणुधानी के फटने से बीजाणु मुक्त हुए। और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो अनुकूल परिस्थिति मिलता है, ये पुनः से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करेंगे या जर्मिनेट करेंगे, और ग्रो और जर्मिनेट करने के बाद इस प्रकार से नए माइसीलियम का निर्माण करेंगे।
तो ये क्या लिखा हुआ है कि कुछ जीव जैसे जीवाणु, शैवाल एवं कवक में नए जीव का निर्माण जो है वो बीजाणु निर्माण द्वारा अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन कहेंगे। ये बीजाणु क्या होता है, सबसे पहले माइसीलियम था, ये कवक में हम लोग देखे माइसीलियम ग्रो किया, ग्रो करके स्पोरेंजियोफोर का निर्माण किया और इस स्पोरेंजियोफोर पर एक थैलीनुमा रचना का निर्माण हुआ और इस थैलीनुमा रचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीजाणुधानी बोल रहे हैं या इंग्लिश में इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे हल्के क्या होते हैं, संरचना का निर्माण होता है, बीज के समान जैसे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। ये बीजाणु जो है वो आगे विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद ये क्या होता है, बीजाणुधानी जो है वो फट जाता है। बीजाणुधानी के फटने से ये क्या होते हैं, बीजाणु बाहर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और मुक्त होने के बाद जैसे ही इनके अनुकूल कंडीशन आता है, अनुकूल कंडीशन का मतलब होता है कि बीजाणु को उगने के लिए, जन्म लेने के लिए जो आवश्यक कंडीशन होते हैं वो कंडीशन मिलता है, तो ये पुनः से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और ग्रो करके इस प्रकार के नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये जो पूरा विधि है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसको नोट करिए। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पादप में, पौधों में अलैंगिक जनन पढ़ना है और उसमें अलैंगिक जनन में हम लोग कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, तो उसके बारे में कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।